Assalamualaikum students. Hope so you are doing well. वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर वेट लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर. बच्चों डेफिनेशन है MDD की, ठीक है, द यूजेज ऑफ मॉडल एज द मेन आर्टिफैक्ट्स टू ड्राइव द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए मॉडल्स को यूज करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट्स बनाओ. ठीक है, ये चीज क्या है? मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट है. ठीक है, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करने के लिए मॉडल्स को यूज करो. ठीक है, मेन जो आपके मेन आर्टिफैक्ट्स होंगी, मेन वर्क प्रोडक्ट्स होंगी, वो बेसिकली मॉडल्स ही होंगे. मॉडल्स के बगैर MDD एक तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना. ठीक है, तो मॉडल्स को यूज करते हुए आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ड्राइव करो. क्या क्या होगा MDD के अंदर? मॉडल्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हमने देखा, मॉडल टू मॉडल कन्वर्जन्स जो है उनको हम ट्रांसफॉर्मेशंस कह रहे हैं. पूरे का पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसके अंदर. ठीक है, और मॉडल्स और ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी तभी हमें रिजल्टेंट एक सॉफ्टवेयर जो है वो मिलता है. ठीक है, तो ये सिंपल जो है वो MDD की डेफिनेशन है. मॉडलिंग का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फ्लो जिसमें आप स्पेसिफिकेशंस को एंटर कर रहे हो एक डिजाइन की टर्म में. ठीक है, और आप एक सिस्टम के कोड को रिट्रीव कर रहे हो. मेटा मॉडल क्या है? ठीक है, मेटा मॉडल, ये फर्स्ट लाइन देखें, मॉडल डिस्क्राइबिंग मॉडल या मॉडल अबाउट मॉडल. एक ऐसा मॉडल जो कि दूसरे मॉडल्स को डिस्क्राइब कर रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मेटा मॉडल कहेंगे. ठीक है, तो सिंपल मॉडल की डेफिनेशन थी. नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशंस. ट्रांसफॉर्मेशंस का आप लोगों को हम लोगों ने इसको काफी डिटेल में पढ़ा भी है. अगेन एक बार इन स्लाइड्स को हम गो थ्रू कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस की. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस का यहाँ पे क्या मतलब है? जनरल जो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब पढ़ा है वो क्या है कि एक मॉडल से दूसरे मॉडल के मूव होना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. और ये सिंपल मॉडल टू मॉडल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन, ये मॉडल टू कोड भी हो सकती है. ठीक है, मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, मॉडल टू कोड ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है. मतलब कि एक चीज अपनी एक्चुअल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाए. यहाँ पे जो आप और भी इसको बेटर डिफाइन कर सकते हैं. अगर आप एब्स्ट्रैक्शन की टर्म्स में बात करें, आप कहें एक हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से ट्रांसफॉर्म होना लो लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ. ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से लो लेवल की तरफ जब आप जाएंगे तो आप कहते हैं बीच में क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं. वो मल्टीपल लेयर्स में भी हो सकती हैं. एक काम को करने का एक तरीका भी हो सकता है, और अगर काम बड़ा होता है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, यानी कि उसको 4-5 स्टेप्स के अंदर परफॉर्म करते हो. क्योंकि काम मुश्किल काम था तो आपने स्टेप्स में डिवाइड कर दिया. तो एक काम करने का एक रास्ता भी हो सकता है, और आप या एक दिन भी लग सकता है, और मल्टीपल आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो. तो मल्टीपल मॉडल्स भी लग सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है. अगर तो चीज कॉम्प्लेक्स है तो ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, अगर चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है तो कम ट्रांसफॉर्मेशन होंगी. ठीक है, तो मेन क्या है कि हमने हाई लेवल से, हाइयर एक लेवल से, ठीक है, लोअर लेवल की तरफ जाना है. ठीक है, हाइयर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, से लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाना है, और बीच में क्या चीज होगी? ट्रांसफॉर्मेशन होगी. ठीक है, तो ये एक सिंपल जो था वो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का. ठीक है, जो स्लाइड्स के ऊपर डिटेल्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं. तो इनके दरमियान में ये मैंने अभी एब्स्ट्रैक्शन नहीं लिखी. ठीक है, तो इनके दरमियान में यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? एब्स्ट्रैक्शंस मिलेंगी. ठीक है, या एब्स्ट्रैक्शन हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से लो लेवल की तरफ जा रहे हैं तो बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं. तो यहाँ पे आपको, जहाँ मैंने ऐसे लाइंस लगा रही हूँ, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशंस नजर आएंगी. ठीक है, मॉडल टू मॉडल भी और मॉडल टू कोड भी. तो यहाँ पे सिंपली कुछ जनरल टर्म्स बताए हुए हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे कहा हुआ है कि सम हायर लेवल से हम लोग लोअर लेवल की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, और ये हमें मॉडल्स के अंदर जो है वो दिखाई देती हैं. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली नहीं होती है, मॉडल्स के अंदर ही हमें नजर आती है. एक मॉडल दूसरे मॉडल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर दूसरा मॉडल फर्दर किसी और मॉडल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमें मॉडल्स के अंदर नजर आती है जब एक मॉडल दूसरे मॉडल में कन्वर्ट हो रहा होता है. ठीक है, चलें आगे चलते हैं. बेनिफिट्स क्या हैं जी MDSD के?
डेवलपमेंट की स्पीड हमारी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हम लोगों की जो जीन विजिवन था उसने जो इम्पॉसिबल इक्वेशन दी थी उसमें वो यही कह रहा था कि स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। तो हम उस स्पीड को मीट कर सकते हैं किसी हद तक अगर हम MDSD अप्रोच को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारी स्पीड जो है डेवलपमेंट की वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो क्या हो रही है, क्रॉस कटिंग इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स कैन बी चेंज इन वन प्लेस, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंटेशन जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हमारा टाइम बड़ा ही ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, बग्स को फिक्स करने में, ठीक है। और इस तरह के तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स और बग फिक्सिंग जो है वो हम लोग जनरेटिव कोड से अचीव करते हैं, ठीक है। बग फिक्सिंग को भी हम जो है वो ऑटोमेटेड कर देते हैं एक तरह का, ठीक है। उसको एक बार हम बस एक बार सिखा देते हैं किस तरह से अगर कोई आपने बग को कैच करना है और इस तरह से उसको फिक्स करना है, ठीक है। पॉसिबल सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देते हैं, फिर से वो आपसे कहता है ये बग हमें नजर आ रहा है, हम इसको इससे फिक्स कर रहे हैं, कर दें या ना करें, सिर्फ आपने यस और नो इस तरह से करना होता है, ठीक है। तो सिंपल जैसे MS वर्ड के अंदर आप स्पेल एंड ग्रामर चेक को चेक करते हैं, ठीक है। वो कहता है कि स्पेलिंग एक्चुअल में मेरे ख्याल से ये है, आपने ये लिखे हैं, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आप कह देते हैं चेंज चेंज चेंज, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से काफी हमें क्रॉस कटिंग एज मिलता है, ठीक है, बग फिक्सिंग के लिहाज से, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स के लिहाज से कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट की कम हो जाती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन है, हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की तरफ, हम लो लेवल की कोड वाइज तो बात नहीं करते, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से रिड्यूस हो जाती है। रीयूजेबिलिटी, हम लोग जब मॉडल्स की बात करते हैं, फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं, तो उसमें एक चीज़ बनी हुई जो है वो अगेन रीयूजेबल हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल MDSD की अगेन वही डेफिनेशन, ठीक है। मॉडल्स कैन बी एट डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अभी हमने बात की कि हाई लेवल है एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है, और लोअर लेवल है, हमें हर जगह पर मॉडल्स नजर आएंगे। अब इसके बीच में फर्दर भी बहुत सी लेयरिंग हुई होगी, ठीक है। इसमें फर्दर हमारे पास बहुत सी लेयरिंग, हमें यहाँ पे बीच में बहुत से लेवल्स नजर आएंगे, ठीक है। एक हाई है, उससे फर्दर हम जा रहे हैं, उससे फर्दर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत से हमारे पास लेवल्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मॉडल्स हैं, इधर भी कोई ना कोई मॉडल है, इधर भी कोई ना कोई मॉडल है, हर लेवल के ऊपर जब तक हम लोग एग्जैक्ट कोड पर नहीं चले जाते। यहाँ पर आप कोड की बात करेंगे, ठीक है, लो लेवल पर हमें, यहाँ पर हम कोड की बात कर रहे हैं, तो हमें हर लेवल पर मॉडल्स नजर आएंगे, ठीक है। सिंपल जनरल कैटेगरीज में देखें, आगे हम लोग कैटेगरीज भी देखेंगे मॉडल्स की, ठीक है, कि कितनी कैटेगरीज है मॉडल्स की थी, कितनी नहीं है। तो हमें हर लेवल पर मॉडल्स नजर आता है। जनरली जो हमने देखनी है वो 3 देखनी है, एक वैसे भी जो की हुई है वो 2 की हुई है, एक PIM और एक PSM, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल। मगर इसकी भी एक मेजर कैटेगरी है डोमेन स्पेसिफिक मॉडल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम CIM कहते हैं। तो CIM, PIM एंड PSM, ये 3 कैटेगरीज है मॉडल्स की। मगर फर्दर हम देखते हैं कि PSM के अंदर हम लोगों को फर्दर PSMs मिलते रहते हैं, एक PSM एक और PSM में कन्वर्ट हो रहा होता है, फिर वो PSM फर्दर किसी और PSM में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो मेन सबसे हाई लेवल होगा वहां पे हमें CIM मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सपोज हम कहते हैं जो अगला है उस पर हमें PIM मिलेगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल, ठीक है। यहाँ पर सपोज हमें मिल रहा है PSM, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल, अगेन यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल, अगेन यहाँ पर भी हमने कहा हमें क्या मिल रहा है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल। ये कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है, अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो इतने इतने ज्यादा मॉडल्स में इतनी ज्यादा लेयरिंग होगी ही नहीं, ठीक है। और एट द एंड अगेन PSM, और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, कोड। यहाँ पर हम लोग हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो मॉडल टू कोड होगी, या सोर्स कोड कह लें या सिंपल कोड कह लें, ठीक है। तो इस तरह से हमें हर लेवल पर मॉडल्स नजर आते हैं। Model at one level of abstraction can be automatically transformed into models or implementation at different level of abstraction. एक लेवल पर जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। इसी तरह से PIM ट्रांसफॉर्म हो सकता है PSM में, एक PSM में फर्दर ट्रांसफॉर्म हो सकता है दूसरे PSM में। तो ये ऑटोमेटिकली ये चीजें पॉसिबल हैं। रिवर्स जो है वो मैनुअल करना पड़ता है, ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे हमने रीफैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है, तो ये हमें जो है वो मैनुअल करना पड़ेगा। मगर वैसे जो है हम लोग फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने करनी है, ठीक है, तो हमारे पास ये चीज ऑटोमेटिकली हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है, ये जो हम ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं ये यहाँ पर ये वाली चीज ऑटोमेटिकली पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर MDA, ये क्या कहना चाह रहे हैं? MDA इज अ स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेशन एक्सप्रेस्ड एज मॉडल्स। अच्छा, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एक डॉक्यूमेंट दिया गया, ये डॉक्यूमेंट है सपोज, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट दिया गया आपको और कहा गया कि ये रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की जो हम बनवाना चाहते हैं। ठीक है, ये फीचर्स हैं जो हम लोग बनवाना चाहते हैं। अब आप लोग बना दो, आप लोग तो डेवलपर्स हो, ठीक है, तो आप लोग बना दो। आपको ये स्पेसिफिकेशन दे दी गई, ठीक है, आपने इन तमाम स्पेसिफिकेशंस को किसी मॉडल को यूज करते हुए, ठीक है, आपने सिस्टम को डिजाइन करना है। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या किया, एक मॉडल क्रिएट किया, एक मॉडल को यूज किया जिसमें आपने, ठीक है, इन तमाम स्पेसिफिकेशंस को एडअप किया और उसका सॉफ्टवेयर क्रिएशन की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, मॉडल को यूज किया। अब ये जो भी आप मॉडल यूज कर रहे हैं ये कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस को फॉलो करता होगा। ये ठीक है, ये आपके स्पेसिफिकेशंस को एक सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, आपको डेवलपमेंट की फैसिलिटी दे रहा है कि आप मुझे मतलब कि ये खुद एक मॉडल है, तो ये कह रहा है कि ठीक है, आप मॉडल बेस्ड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप यूज करें मॉडल को। ठीक है, ठीक है, कोई ना कोई वो स्पेसिफिकेशन को, कुछ स्ट्रक्चर्स को, कुछ गाइडलाइंस को अपने अंदर अप्लाई करता है, उनको फॉलो करता है। वो तमाम गाइडलाइंस जिनके ऊपर मॉडल बेस करते हैं, वो गाइडलाइंस कौन देता है? वो गाइडलाइंस बच्चों देता है MDA, मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो MDA में बेसिकली वो तमाम स्पेसिफिकेशंस, वो तमाम गाइडलाइंस, वो तमाम रूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि मॉडल्स की नीड होते हैं या फ्रेमवर्क्स की नीड होते हैं। ठीक है, वो तमाम के तमाम MDA के अंदर अवेलेबल है और हम उन मॉडल्स को यूज करते हैं, यानी कि हम उन मॉडल्स को यूज करते हैं, यानी कि हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, उन मॉडल्स को यूज करते हैं ताकि हम जो भी हमें स्पेसिफिकेशन दी गई है सॉफ्टवेयर की, ठीक है, उसको एक्चुअल में कोड कर सकें। ठीक है, या उसको एक्चुअल में डेवलप कर सकें। ठीक है, तो डेवलपमेंट प्रोसीड करने के लिए हम मॉडल्स को यूज करते हैं और उनकी तमाम गाइडलाइंस हमें कहाँ से मिलती हैं? MDA से मिलती हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या कहती है? वन ऑफ द मेन एम ऑफ द MDA इज टू सेपरेट डिजाइन। बच्चों, डिजाइन और आर्किटेक्चर वाकई डिफरेंट चीजें हैं। थोड़ा अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको आपको लगेगा कि डिजाइन तो एक छोटी सी टर्म है, डिजाइन तो छोटा भी हो सकता है। आर्किटेक्चर मतलब जब एक बड़े चीज की बात होगी कि यार इसका आर्किटेक्चर छोटे मोटा है तो हम कहेंगे इसका डिजाइन दिखा दो, मगर अगर एक बड़ी चीज की बात कर रहे हो तो हम कहेंगे यार इसका डिजाइन होने का, इसका तो पूरा पूरा आर्किटेक्चर होगा। ठीक है, सपोज एक सिंपल सा मैं आपसे कहती हूँ कि एक मुझे वेब पेज ड्रॉ करना है, तो वेब पेज बनाना है, तो आप उसका डिजाइन मुझे बना दोगे, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे इस वेब पेज का आर्किटेक्चर दिखाएं। मगर अगर एक कोई वेबसाइट है तो मैं उसकी बात कहूंगी कि ठीक है इसका तो मुझे आर्किटेक्चर बता दें। ठीक है, तो बेसिकली एक मेजर बड़ी कैटेगरी है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। तो आर्किटेक्चर एक जनरल कैटेगरी है, डिजाइन एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। ठीक है, तो MDA दोनों को सेपरेट रखता है। MDA कहता है डिजाइन को सेपरेट ट्रीट करता है, आर्किटेक्चर को सेपरेट ट्रीट करता है और दोनों को इंडिपेंडेंट रखता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं करता। अगर आप डिजाइन में चेंजेस करें तो आर्किटेक्चर को फर्क नहीं पड़े। ठीक है, और अगर आप आर्किटेक्चर में चेंजेस करें तो डिजाइन को फर्क ना पड़े। अब यहाँ पे डिजाइन जो है ये आपका सॉफ्टवेयर का डिजाइन है और आर्किटेक्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके मॉडल का आर्किटेक्चर है। जो भी मॉडल आप यूज करें, जैसे कि लारावेल यूज करें तो लारावेल का आर्किटेक्चर और आपके ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब इन टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, मगर अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसका डिजाइन, तो ये दोनों को अलग रखता है। जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसका डिजाइन को अलग रखता है, ठीक है, और जो आर्किटेक्चर है आपका उसको बिल्कुल अलग रखता है, दोनों को सेपरेट सेपरेट रखता है। अब डिजाइन में क्या चीजें आ जाएंगी? फंक्शनल चीजें आ जाएंगी, आपके सॉफ्टवेयर की फंक्शनल चीजें आ जाएंगी, यूज केसेस वगैरह ये चीजें आ जाएंगी, रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी जो आपने एक्चुअल में ड्रॉ करनी है। और आर्किटेक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, नॉन फंक्शनल में यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी हो, रिलायबिलिटी हो, स्केलेबिलिटी हो, पोर्टेबिलिटी हो,
ठीक है, एफिशिएंसी हो, ये तमाम रिस्पांस टाइम अच्छा हो, ये तमाम की तमाम चीजें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये और इंफ्रास्ट्रक्चर ये किस में आ जाएगा, आर्किटेक्चर में आ जाएगा। और डिजाइन में आपका फंक्शनल और आपका यूज केसेस ये तमाम की तमाम चीजें आ जाएंगी। तो एमडीए क्या कर, एमडीए तो डिफाइन कर रहा है तमाम के तमाम स्पेसिफिकेशंस जो कि मॉडल के लिए जरूरी हैं। दूसरी चीज, डिजाइन को और आर्किटेक्चर को अलग-अलग रख रहा है, ठीक है। दोनों को सेपरेट रखता है, सेपरेट डील करता है, ठीक है, इकट्ठा नहीं रखता, दोनों को इंडिपेंडेंट रखता है, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना है, इंडिपेंडेंट। डिजाइन और आर्किटेक्चर को दोनों को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बच्चों मेन कॉन्सेप्ट है कास्केडिंग का, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, कि कास्केडिंग का मतलब क्या है, कैस्केड का। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी सी एक चीज समझनी है, ठीक है। यूनी की साइट जब सपोज अगर आप ओपन करते हैं, मैं आपको जनरल स्ट्रक्चर बताती हूँ, अगर किसी ने नहीं भी खोला, वैसे मैक्सिमम बच्चों ने खोला होगा। जब आप लोग मेरिट लिस्ट आपने देखनी है कि मेरिट लिस्ट लग गई है या नहीं लगी, ठीक है, बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया, आप मेरिट लिस्ट देखना चाह रहे हैं, रेगुलर की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बच्चे का नाम आया या नहीं आया, तो क्या स्ट्रक्चर होगा यूनिवर्सिटी की साइट का, या क्या स्ट्रक्चर, क्या फ्लो होगा। सबसे पहले आपने कहा कि चेक किया हम लोगों ने, सबसे पहले यूनिवर्सिटी वालों ने एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन आया और उसमें लिखा हुआ था सेलेक्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपने कुछ फिल कर दिया, आपने यहाँ पे सपोज कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, एक और ड्रैग एंड ड्रॉप अपीयर हो गया, ठीक है, एक और बॉक्स अपीयर हो गया, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ था, उसके टॉप पे लिखा हुआ था सेलेक्ट प्रोग्राम, कि बीएस की आपने मेरिट लिस्ट देखनी है, किसकी मेरिट लिस्ट देखनी है, एक और ड्रैग एंड ड्रॉप अपीयर हो गया, ठीक है। ये कैसे अपीयर हुआ, इसको कैसे पता चला कि मुझे ये नेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप शो करवाना चाहिए, इसमें प्रोग्राम्स बताने चाहिए। अब इस प्रोग्राम में वो बताएगा कि बीएस है, एमएससी है, ठीक है, एमएस है, ठीक है, तो ये वाली चीजें ये इसमें बता देगा सेकंड ड्रैग एंड ड्रॉप में, ठीक है। तो ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले वाले पे। ये शो नहीं करवाया जाएगा जब तक पहले वाला इसको डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। पहला ड्रैग एंड ड्रॉप ने इसको डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दी। अब सपोज जैसे उर्दू डिपार्टमेंट है, सपोज वो एमएस ऑफर ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे अगर हम लोग उर्दू डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, मैंने इस जगह पे उर्दू डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, तो यहाँ नीचे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप में सिर्फ बीएस में भी आए, एमएस आए ही ना। क्यों? क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग जो चीज हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, जो चीज हम लोग पहले वाले ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग नीचे वाला फिल हो रहा है, ठीक है। ये चीज है थोड़ी सी कास्केडिंग, ठीक है। तो कैस्केडिंग क्या है बच्चों, कि डिपेंडेंसी है एक तरह की, कि एक चीज ओपन नहीं होगी, एक चीज क्रिएट नहीं हो सकती, एक चीज का इंस्टेंस नहीं क्रिएट हो सकता, एक चीज की एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक पहली इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास 3 लेवल्स में मॉडल्स बताए गए हैं, एक है CIM, एक है PIM प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल, एक है PSM। इन सब में कास्केडिंग है, ठीक है, कि कंप्यूटेशनल आप कंप्लीट करोगे तभी आप PIM की तरफ जाओगे, डायरेक्ट PIM एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आप PIM में कन्वर्जन नहीं कर सकते, ऑटोमेशन नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसमें मूव नहीं कर सकते जब तक कि आपने CIM अप्लाई नहीं किया। इसी तरह से डायरेक्ट PSM एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसने क्रिएट होना है तो किससे क्रिएट होना है, PIM से क्रिएट होना है, इंडिपेंडेंट से क्रिएट होना है। PIM होगा तभी PSM जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है। तो अ कास्केड ऑफ सक्सेसिवली डिफाइंड मॉडल्स लीडिंग टू वन और मोर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो बेसिकली हमें कास्केडिंग नजर आती है, और ये सक्सेसिव है, यानी कि सक्सेसिव मतलब कि एक लेवल है, फिर नेक्स्ट लेवल है, और फिर नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो ये सक्सेसिव है, एक दूसरे के बाद आते हैं, एक के बाद दीगरे आते हैं, ठीक है, और ये हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं। चलें आगे है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ओवरऑल एब्स्ट्रैक्टेड लेवल पर बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें हमें नजर आती हैं, एक चीज है, तो यहाँ पे बच्चों एक कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, इसको थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। पोर्टेबिलिटी का तो आपको पता है, ठीक है, कि इनेबल पोर्टेबिलिटी, आप एक जगह से दूसरी जगह पर सिस्टम को शिफ्ट कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे कि यूएसबी से हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं ना, तो हम कहते हैं डाटा पोर्टेबल है। तो इसी तरह से हम लोग पूरे पूरे सिस्टम्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के पूरे पूरे सिस्टम्स को पोर्टेबल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब एक चीज कॉम्प्लेक्स होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उस कि सबसे पहले सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको ये तमाम स्पेसिफिकेशंस दे दी गई, ये सिस्टम आपने बनाना है, ठीक है। और ये तमाम के तमाम सपोज रिक्वायरमेंट्स भी दे दी गई, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स है। आप अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आप इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे? आप सेपरेशन ऑफ कंसर्न को यूज करेंगे। अब ये कैसा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो जो रेलेवेंट या रिलेटेड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं या रिलेटेड जो आपके पास फीचर्स हैं आपके सॉफ्टवेयर के, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या रिलेटेबल है, आपने उनकी ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, सपोज इन 3 का एक ग्रुप बना दिया, इन 2 का एक ग्रुप बना दिया, इनका एक सेपरेट ग्रुप बना दिया। ठीक है, इसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर लेंगे। तो आपने क्या किया, अपनी कंसर्न के अकॉर्डिंग उनकी क्योंकि वो आपस में रिलेट कर रहे थे फीचर्स कुछ, जो रिलेटेबल फीचर्स थे उनकी ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग करने के बाद आप प्रायोरिटी रख देते हैं कि इसमें से जो ये वाला मॉड्यूल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इस पर सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये हमें अभी ही डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए। और साथ साथ हम लोग सपोज इस मॉड्यूल को लेके चल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो टाइम टेकिंग है, ये इस पे थोड़ा थोड़ा टाइम लगाते जाएंगे। ठीक है, और इसको साथ साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ कंसर्न में क्या होगा, आपने जो रेलेवेंट चीजें उनकी ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग करने के बाद प्रायोरिटी रख दी। प्रायोरिटी रखने के बाद आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं कि पहले इसको रन करते हैं, फिर इसको रन करते हैं और फिर इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है बच्चों सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ठीक है, और इसमें आपकी कंसर्न डिफाइन हो जाती है, एक गोल डिफाइन हो जाता है, एक टारगेट डिफाइन हो जाता है, इतने टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट या ये ग्रुप को एग्जीक्यूट करना है, इस कंसर्न को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आपकी एक सेपरेशन हो जाती है चीजों की, कि कंसर्न प्रायोरिटी डिफाइन हो जाती है। ठीक है, एक स्कोप या गोल डिफाइन हो जाता है चीजों का। तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हद तक कम हो जाती है चीजों की। अगर डायरेक्ट हो, सारी चीजें मिक्सअप हो, प्रायोरिटी डिफाइन ना हुई हुई हो, नहीं पता हो कौन सा पहले एग्जीक्यूट होना है, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होना है, टाइमिंग का ना पता हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।